ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रॉड के लिए कल किए थे हमने, है ना। रॉड के लिए कल हमने पढ़े थे, रॉड के लिए बराबर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नहीं आता वो चार्ज्ड 50 मिनट। रिंग 50 मिनट। वाह वेट है। टाइम कितना हुआ? म्यूट कर लो। हेलो, सर माइक म्यूट कर लो बच्चा। सर हाँ बोलो। सर को कल कौन सा वाला बेटा? हॉरिजॉन्टल इसका मतलब अपना रॉड का हाँ हाँ सर उसे स्क्रीनशॉट भेजने बोलते हैं। हाँ ठीक है, कल वाला यार कोई स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में, है ना। कोई स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में। और उसका जो डेरिवेटिव अप्रोच थी ना कल वाले की, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा फिर। ठीक है। सर रिकॉर्ड नहीं किए कौन सा वाला? वो जो डाउट क्लास में पढ़ाया था सर वेट वो रिकॉर्ड में नहीं है। चलो अभी ये कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम क्लास के बाद बात करते हैं कुछ उसी को लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ और ऐसे केसेस है ना जिनका डिस्कशन हमको करना है। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट क्लास में जो डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है, वो जैसे अपन ने पुराने चैप्टर्स में किए थे, कहीं कहीं पे जो एक्स्ट्रा डेरिवेशन आ जाते हैं, लेकिन क्लास में ले जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि यार टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होता। तो हम लोग उसको क्या करेंगे ना, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, कुछ पार्ट ऑफ रिंग है, जैसे रॉड का हो गया, तो इनका जो डेरिवेशन है ये हम लोग डाउट क्लास में, ठीक है ना। ये रेगुलर क्लास में अपन टॉपिक आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, समझ गए ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है, और ये रिंग इस तरह से है, ठीक है। रिंग इस तरह से, यहाँ पे आप रिंग को ऐसा ले लो या इस तरह से इमेजिन कर लो। ये जैसे मैंने रिंग यहाँ पे लिया एंड दिस इज दियर एक्सिस। सपोज एक्स एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया रिंग का, ठीक है। और ये हो गया इसका वाई एक्सिस रिंग का, और एक हो जाएगा इसमें ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो रिंग इस तरह से रखी हुई है, दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द रिंग, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है रिंग, है ना। दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और रिंग पे जो चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रिंग है एक। क्लियर हो गया बेटा? रिंग समझ गए कैसी रखी हुई है, उसका प्लेन क्या है ना। रिंग कैसी रखी है, इसका प्लेन क्या है रिंग का, एंड दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिंग है। और इसको आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी और ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज रिंग, और ये इस तरह से रखी हुई। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे देखना है? एक्सिस के किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखनी है कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ जरा। जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमने जो फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा ना हमने। फील्ड का जो कैलकुलेशन है वो किसके लिए पढ़ा? हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए नहीं पढ़ा हमने। फॉर्मूला जो भी पढ़ा है, और कल की क्लास में हमने रॉड के लिए किया था। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा बताओ। पूरी रिंग में हमें एक
छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा, जिसको आप चार्ज एलिमेंट बोल दो या डी क्यू बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लें, जैसे मैं यहाँ पर का कोई चार्ज एलिमेंट ले लूं और इधर का कोई चार्ज एलिमेंट ले लूं सिमेट्रिक पोजीशन पे। जैसे यहाँ पर का कोई चार्ज एलिमेंट लिया हमने, ठीक है। रिंग की रेडियस सपोज किसके बराबर है, r के बराबर रेडियस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x है, ये चार्ज इस पे dq हो गया, तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर पे रहेगी। अरे भाई समझ गए, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ गए बेटा इसको कि नहीं? हेलो, और बताना। यहाँ पर हमने dq चार्ज लिए, इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड हमने देखा कितनी आ रही है, dE आ रही है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। यस सर। और dE की वैल्यू किसके बराबर आएगी बता सकते हो, फार्मूला किसके बराबर रहेगा? ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r के बराबर है ना, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल R, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा यहाँ पे, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये डिस्टेंस x है, तो ये स्मॉल r किसके बराबर रहेगा, दिस डिस्टेंस स्मॉल r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर। समझ गए? अरे बोलो भाई। यस सर। है ना, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई राइट ट्रायंगल पे, ठीक है। एंड डीई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर हम डीई की वैल्यू देखें तो इट इज के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फार्मूला है ना पॉइंट चार्ज के लिए, यस सर, है ना, यही फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसी के सिमेट्रिक पोजीशन पे अभी हमने यहाँ पर से छोटा सा पॉइंट चार्ज इमेजिन किए थे। अब बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे मैं यहाँ पर से छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लूं डी क्यू, और इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण अगर आप फील्ड देखोगे यहाँ पे तो वो इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे ये एंगल भी थीटा रहेगा, फार्मूला यही रहेगा फील्ड का कि अलग आएगा, सेम ही रहेगा ना फार्मूला, आया ना, जवाब देना। यस सर। यस सर, अगेन यहाँ पर भी इसके साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये रेडियस r रहेगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस r की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, यहाँ पे इट इज अगेन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। समझ गए? कोई डाउट इस पे? समझ गए कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए सर। हाँ ओके। तो डीई की वैल्यू आपने निकाल लिया, और अब हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, इस डी को, इसके जो कंपोनेंट है इसको अगर हम रिजॉल्व कर दें तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका डीई साइन थीटा। ऐसे इस साइड पे भी अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका डीई साइन थीटा। क्या होंगे ये दोनों कंपोनेंट बता सकते हो? क्या डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसल। कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट आएंगे इधर के, ये कैंसिल होंगे कि ये बचे रहेंगे? ऐड हो जाएंगे। ये डीई कॉस थीटा, तो जो डीई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएगा, बराबर है। डीई इट इज के डी क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डायग्राम। तो डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे क्या? नहीं होंगे। कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं आपके? साइन थीटा वाले। साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, है ना। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर और यहाँ पर का लिया था, अगर मैं मान लो यहाँ पर का एलिमेंट ले लूं डी क्यू, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर का ले लूं, फिर से यही सिचुएशन बनेगी, और फिर से वो डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये जो डीई कॉस थीटा बचेंगे ये कैंसिल होंगे क्या? नो सर। नहीं, है ना। तो जो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल नहीं होंगे। कौन से वाले कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे आपके?
कौन से वाले? डीई साइन थीटा वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, पूरी रिंग के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये रिंग ऐसी रखी हुई है ना, तो जितने भी डीई साइन थीटा वाले कंपोनेंट बनेंगे पूरी रिंग के लिए, वो सब कैंसिल हो जाएंगे। कौन से बचेंगे भाई? डीई कॉस थीटा वाले बचेंगे, जिसके कारण रिजल्टेंट फील्ड आएगी। ठीक है, जिसके कारण रिजल्टेंट फील्ड आएगी। ठीक है, अरे भाई वो लोग कुछ समझ गए कि नहीं? सर Yes, sir. हाँ हाँ? ठीक है ना? तो जितने भी डीई साइन थीटा कैंसिल हो गए, सिर्फ डीई कॉस थीटा वाले बचे। तो रिजल्टेंट फील्ड किनके कारण बच रही है? यहाँ पे डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के कारण बच रही है। डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होते जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? सो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ रिंग, all DE sin theta component, all DE sin theta component at point P, all DE sin theta component at point P will cancel each other, सब एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फील्ड बचेगी P पॉइंट पे, वो कौन से कंपोनेंट के कारण बचेगी? सो देयरफॉर हाँ, resultant field at P is due to DE cos theta component, है ना? तो फिर मैं इसको लिख दूं net field, therefore net field at P is EX equals to integration BE cos theta। लिख सकते हैं अपन ऐसा? हाँ या ना, जवाब देना। यस सर। EX क्यों लिख दिया मैंने, जरा सब्स्क्रिप्ट में ये बता सकते हो EX क्यों लिखा मैंने? क्योंकि X डायरेक्शन पे ये फील्ड है, इसलिए मैंने EX लिख दिया। या फिर आप EP भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेट फील्ड ये आ जाएगी यहाँ पे, और अब इसको इंटीग्रेट कर देना। तो DE का फार्मूला K D क्यूब डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू cos थीटा। इसमें क्या क्या कांस्टेंट देख रहा, बता सकते हो क्या? क्या क्या कांस्टेंट को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है। इसको छोड़ के? DQ को छोड़ के। हाँ, इसमें DQ को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है, बराबर। इंटीग्रेशन DQ, समझ गए क्यों सब कुछ कांस्टेंट है? देखिए ये बेटर भी है यहाँ पे कौन का। हाँ पूरा 2D cos theta नहीं आएगा? क्या बेटा? 2D cos theta नहीं आएगा? नहीं नहीं, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर 2 फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सब इसमें इंक्लूड हो गए। हेलो हाँ सर। यहाँ पे 2D cos थीटा फैक्टर लिखने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब आप पूरा रिंग को देख रहे हो। आप आधी रिंग के लिए थोड़ी कर रहे हो। अगर 2D cos थीटा करते तो फिर आधी रिंग के लिए आप लिखते। आप यहाँ पे पूरी रिंग के लिए लिख रहे हो, इसलिए D cos थीटा के लिए वो इंटीग्रेट कर रहे हैं। समझ गए? ठीक है सर। हाँ क्लियर हो गया। तो अच्छा ये बताओ, ये cos थीटा क्यों बाहर निकाल दिए? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है cos थीटा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? और इसके अलावा R कांस्टेंट है कि नहीं? ये वाला R भी कांस्टेंट है क्योंकि ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, स्लैंट हाइट बन रही है यहाँ पे, है ना? हेलो, अरे भाई ये वाला जो R है ये भी कांस्टेंट रहेगा ना पूरी रिंग के लिए कि नहीं रहेगा? देखो Yes, sir. है ना, इसलिए ये भी बाहर आ गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ना बहुत आसान है, मतलब बच्चों टाइप हो गया। देख K cos थीटा अपॉन R स्क्वायर बाहर आ गया, और DQ का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा? Q Q हो जाएगा। Q मतलब पूरी रिंग पे जितना चार्ज है वही आ गया आंसर आपका, है ना? पूरी रिंग पे जितना चार्ज है वही आंसर बन गया। तो फार्मूला निकल के आ गया आपके पास में। इसके बाद फिर हम बड़ी डिस्कशन में लेंगे। आपके पास ये फार्मूला आ गया P पॉइंट पे फील्ड का, K इंटू कॉस थीटा इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, KQ cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखो। अच्छा, ये cos थीटा को इस ट्राइंगल से देख के बताओ जरा, cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी इस ट्राइंगल से देख के, थोड़ा सोच के बताओ। यहाँ पे जो डायग्राम बना है उसमें देख के बताओ कि cos थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है। कैपिटल R अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, वो भी होता है। लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पे, वेयर cos थीटा इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है, x अपॉन आर आएगा रे भाई। cos Yes, थीटा, sir, X upon R आएगा। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस x और हाइपोटेन्यूज स्मॉल r, इट इज x अपॉन r। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे, वेयर cos थीटा इज इक्वल टू x बाई r। तो ये जो लास्ट का फार्मूला है इसको और क्या कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस लास्ट सर। फार्मूला है ना, पूरा फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा जरा देख सोच के बताओ, बिल्कुल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट वाला कैसा बनेगा फार्मूला। के क्यू अपॉन आर क्यूब। एक्स अपॉन आर क्यूब। के क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब। अच्छा, आर क्यूब मतलब उसको और सिंप्लीफाई कर ले, एक्स और कैपिटल आर के टर्म पे लिख ले, तो क्या बनेगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पावर पावर में सर स्क्वायर क्यूब आएगा। ओ भाई, आर क्यूब है और आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? आर क्यूब कितना होगा? पावर 2/3 होगा। पावर नहीं, अरे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 बचेगा ना। 3/2 होगा। हाँ। हम्म तो समझ गए यहाँ तक? सर थीटा भी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? कैसे नहीं है, जरा थोड़ा जस्टिफाई कर मुझे, थीटा कैसे कांस्टेंट नहीं है? सर अपन थीटा पूरे रिंग के लिए मतलब अलग अलग पॉइंट पे लिखेंगे तो अलग अलग थीटा आएगा हर एक पॉइंट का। नहीं ना, कैसे आएगा? अगर मान ले यहाँ पे 30 डिग्री दिख रहा है तो कोई दूसरे पॉइंट पे बदल जाएगा क्या वो एंगल? हाँ सर, पॉइंट सेम ही है ना। हाँ सर, समझ गया। समझ गया? हाँ और सर। डिस्टेंस आर? सर वो भी रहेगा कांस्टेंट। इसलिए जब हमने इंटीग्रेट किए तो के तो कांस्टेंट सा बाहर आ गया, cos थीटा भी कांस्टेंट है यहाँ पे, वो भी बाहर आ गया, और आर भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। तो देखने में ऐसा लगता है यार कि आर वेरिएबल है यहाँ पे, नहीं आर वेरिएबल नहीं है, आर तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट पी फिक्स है ना वहां पे। स्मॉल आर की वैल्यू तभी बदलेगी जब आप एक्स को बदलोगे या पॉइंट पी को ऊपर या नीचे खिसकाओगे। समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया ये कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ सकता हूं मैं अब? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। तो अब हमें, अच्छा एक और बात, ये जो डेरिवेशन है ना, ये सीबीएसई में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है ये डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना सीबीएसई वाले। और अब जो फाइनल फार्मूला हम लोग लिखने वाले, जो फाइनल रिजल्ट लिखने वाले, उसको भी याद रखोगे, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन वाला पोर्शन दिया हुआ है, शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन में है या फिर बीच में है ना, तो इसको अच्छे से करते चलोगे। एनसीईआरटी में भी इसका डिस्कशन है, तो इस सीबीएसई में ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। और कंपटीशन में तो हमको जो रिजल्ट है, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ इसमें कि कंपटीशन के लिए क्या क्या हो सकता है, वो आएगा। दूसरा, स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक 11th क्लास में, तो स्टेट बोर्ड वालों को बोर्ड के हिसाब से तो डेरिवेशन काम का नहीं है, लेकिन इसके जो कैलकुलेशन वाले पार्ट है वो बहुत काम के हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, क्योंकि हमें तो कंपटीशन देना ही है, तो भैया करना ही पड़ेगा, है ना।
तो सीबीएसई वालों को ये जो डेरिवेशन की है हमने ये भी करना है और जो रिजल्ट है उसको भी याद रखना है। तो मैं अब ये जो पूरी कहानी है इसको मिटा के सिर्फ अब मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। और रिंग को अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ था ये, क्योंकि इससे विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है। अब मैं रिंग को ऐसे ही कर देता हूँ, पलट देता हूँ, ऐसे ऐसा रख दूंगा, है ना, और मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा। समझ गए कि नहीं? हेलो सर फिर से बोलो। मैंने ये बोला है कि अभी रिंग मैंने ऐसी रखा है जिससे विजुअलाइजेशन अच्छा हुआ। अभी मैं रिंग को ऐसी रख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या फार्मूले पे? नो सर। है ना, फार्मूला तो यही आएगा। रिंग आप कैसी रख रहे हो, ऐसी रखे तो एक्सिस ऊपर है, रिंग ऐसी रख दी तो एक्सिस इधर आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं। समझ गए? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ? ले लिए? यस। अभी मैं पूरा डायग्राम मिटा देता हूँ ये। Now this is page number 2. ठीक है, देखो आगे है। तो इस पे ये आएगा नेक्स्ट। अभी सीधे सीधे आप ध्यान रखो कि अगर मान लो ये रिंग है तो जो फार्मूला है वो कैसे बन रहा है। ये एक्स एक्सिस ले लिए इधर पे, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। रिंग की रेडियस हो गई आर, और रिंग पे है पॉजिटिव चार्ज क्यू। और ये कैसी है रिंग? ये यूनिफॉर्मली चार्ज। तो अब मैं वो पूरा वैसा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग लिखने वाले फार्मूला। तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी अगर है तो इस पॉइंट पे फील्ड बेटा इधर पे आएगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमने x लिया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस x है। तो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इधर पे आएगी। और फार्मूला क्या निकल के आया अभी हमने किया है, EP is equals to KQ into x डिवाइडेड बाय कितना आया था, इट इज R क्यूब। और जो R क्यूब की वैल्यू है ये है R, और R की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे रहेगा k क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अगर मान लो रिंग नेगेटिव चार्ज रहती तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती, किस साइड पे बनती, डायरेक्शन किधर होता? Opposite. के तरफ। इधर हो जाता। इस फार्मूले पे Yes, कोई फर्क पड़ता है क्या? फार्मूले पे कोई फर्क पड़ता है क्या? sir. मैग्नीट्यूड, Minus sign होता. हाँ मैग्नीट्यूड सेम रहता लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता। तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन आप अपोजिट लिख सकते हो। और चाहो तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है कि भाई वेक्टर फॉर्म पे फील्ड कितनी आ रही, के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, तो इट इज प्लस आई कैप, क्योंकि इधर का यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म पे हो गया। और अगर नेगेटिव चार्ज रिंग होती तो यहाँ पे फील्ड इधर आती, तो यहाँ माइनस आई कैप आता। अच्छा, रिंग के इस साइड पे देखो, ये तो राइट साइड पे हो गया। अगर रिंग में इस साइड पे कोई पॉइंट है ना, एंड सपोज दिस पॉइंट इज P डैश, और ये जो डिस्टेंस ये x डैश है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर बनेगा? फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड पे आएगा, आएगा कि नहीं? हेलो। और Yes, अगर sir. आप फार्मूले की बात करोगे EP डैश, इट इज a क्यूब इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाय एक्स डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं है क्या फर्क मैग्नीट्यूड पे? मैग्नीट्यूड का फार्मूला वही है ना बेटा, कि अलग है?
मैग्नीट्यूड का फार्मूला वही है कि अलग है? देखो दोनों तरफ कहीं पर भी सर देखो, वही है। वही है वही ना, है कोई फर्क नहीं, सेम ही है। लेकिन अगर डायरेक्शन देखोगे यहाँ पर, आप इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखें अगर हम, तो वेक्टर फॉर्म पे कैसा लिखा जाएगा ये? EP dash vector is equals to KQ into X dash divided by X dash square plus R square power 3/2 minus I cap। तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि डाउट है? फिर ये दोनों एक दूसरे को रिजॉल्व कर देंगे ना, बेटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। नहीं, क्यों कैंसिल करेंगे भाई? दो अलग अलग जगह पे फील्ड देख रहे हो ना, एक जगह पे थोड़ी फील्ड है, एक P पॉइंट पे है राइट साइड और एक P डैश पे। हेलो, तो दोनों तरफ से अगर फील्ड लगा तो फिर कैंसिल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो चार्ज जो है वही का वही रहेगा। नहीं नहीं, आप दो जगह पे फील्ड देख रहे हो भाई, कैसे कैंसिल हो जाएंगी? आप ऐसे समझ ले कि तू अब जैसे मेरे पास मान ले, इसको अर्थ इमेजिन कर ले कि ये अर्थ है ना, ठीक है हर्ष? हाँ सर। अब यहाँ पे ग्रेविटी किधर आएगी? ये ऊपर पे, यहाँ पर ग्रेविटी नीचे रहेगी, हाँ और यहाँ पे किधर रहेगी? नीचे। नीचे की इधर अर्थ की तरफ। हाँ क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करती हैं क्या? यहाँ पे देख, ये पेन हो गया ऊपर की तरफ ऐसा, और ये हो गया इधर, क्या कैंसिल करते कि यहाँ की ग्रेविटी इधर से कैंसिल होती क्या? नहीं। अगर मान लिए चार्ज है, look at here, अगर मान लीजिए चार्ज है यहाँ पे, तो रिंग भी छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। सपोज ये चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड किधर आएगी? इस साइड पे आएगी ना, और यहाँ पे फील्ड इस साइड पे रहेगी। क्या कैंसिल करेंगे क्या? नहीं। ये यहाँ पे अगर तुम कैंसिल की बात कर रहे हो, तो ये तभी यहाँ पे फील्ड कैंसिल होगी जब ये एक चार्ज मान लो कोई दूसरा और रखा हुआ है, और इसी पॉइंट पर एक और अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड आए सेम पॉइंट पे। समझ गया? हाँ सर। तब कैंसिल आउट होंगी ना, सेम पॉइंट पे आएंगी अपोजिट डायरेक्शन की, तब कैंसिल होंगी, ऐसे थोड़ी कैंसिल हो जाएंगी। अभी समझे? नेट चार्ज जीरो होगा ना? क्या नेट चार्ज जीरो होगा क्या इसमें? नेट चार्ज जीरो बेटा, इस पे चार्ज है ना रिंग पे, तो क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आपने रिंग पे, जैसे मान ले ये प्लस क्यू ऐसा है चार्ज, और इसको तोड़ लिए तुमने, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और इस रिंग पे जमा दिए पूरा। हाँ सर। अभी समझ गया कि नहीं? सर बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं। ठीक है बेटा, फील्ड अलग होती है, फोर्स अलग होता है, ध्यान रख। फील्ड अलग है, फोर्स अलग चीज है, और एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। कैंसिल कैसे होंगे? देख, अगर मान लो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कैंसिल थोड़ी हो रहा है। वो तो एक ही ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगा तब कैंसिल होगा ना। जैसे ये बॉल है, इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तब वो कैंसिल होगा ना। अब इस बॉल पे फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर की बॉल पे फोर्स इधर लग रहा है, कैंसिल कैसे हो रहा है? सिस्टम पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है बस, हाँ सर समझ गया। समझ? तो ये दो अलग अलग पॉइंट है, सोर्स ये है ऐसा, तो इस सोर्स के कारण यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ ये अलग पॉइंट है, यहाँ अलग पॉइंट है। हाँ, अगर इसी पॉइंट पे एक और कहीं से फील्ड इस साइड पे बन रही होती और उसका मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर होता, तो कैंसिल होती। बात समझा? हाँ बोलो। सर अगर रिंग नेगेटिवली चार्ज होती तो मैग्नीट्यूड में माइनस लगता ना? नहीं, कभी भी मैग्नीट्यूड में आपको माइनस साइन नहीं लेना है। साइन आपका आता वेक्टर के साथ में। तो अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं है भाई। ये लिए मैं मैग्नीट्यूड को ऐसा लिख देता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल वो हट ही जाएगा। समझ गए? मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं लिया जाता। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ी होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी ना। समझ गया? हाँ। अगर ये तो नेगेटिव इसका चार्ज क्या चार्ज होता तो ईपी डैश जो जिसकी ईपी डैश की जो वैल्यू है वो आती ना? यहाँ पे जो भी हो x, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रखोगे, बाकी जो वैल्यूज हैं एज सच पुट करोगे यहाँ पे। और जब आपको डायरेक्शन के साथ में बताना तो आप आई कैप लिख दो ऐसा कि प्लस आई कैप है तो इधर पे डायरेक्शन। समझ गए? हेलो। हाँ सर।
और ऐसे यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि भाई यहाँ पर कितनी फील्ड है, जैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 0, तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे, माइनस वाली पुट करोगे कि +5 पुट करोगे? 5 ये मॉड है, +5 पुट करना है क्योंकि मैग्नीट्यूड आप ले रहे हो, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे आप माइनस साइन पुट मत करना, यहाँ पे आप प्लस वैल्यू ऐड करना, क्योंकि ये डायरेक्शन ये ले रहा है। आप यहाँ पे तो आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, और जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसमें डायरेक्शन थोड़ी लिखा जाता है, उसमें माइनस साइन भी नहीं आता, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है, मान ले जैसे क्यू की वैल्यू नेगेटिव भी है, तो इस पे ओवरऑल मॉड ले ले ऐसा, तो अब कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं है तुम्हारे पास में, समझ गए? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे मैंने मॉड ले लिया इसके साथ में, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है ना? सर हाँ बोलो। सर ईपी डैश का और ईपी का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है ना? हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है, जैसे ये -5, 0 है और ये वाला कोऑर्डिनेट सपोज मैं 8, 0 ले लूं, तो ये मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे कि भाई आप कितने डिस्टेंस पे कहाँ पे मेजर कर रहे हो, मैंने यहाँ, लेकिन फार्मूला सेम है ना, फार्मूले में मैं बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड यहाँ पर अगर डिस्टेंस अलग है तो अलग आएगा, यहाँ डिस्टेंस अलग है तो अलग आएगा, समझ गए? यस सर। हाँ, और फील्ड का डायरेक्शन रिंग के दोनों तरफ कैसा जा रहा है? फील्ड का डायरेक्शन रिंग के दोनों तरफ कैसा जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जा रहे, तो समझ गए? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. कोई डाउट बेटा अभी? सर सर अगर वो पॉइंट अबव द रिंग रहता तो उस वक्त? नहीं, फिर वो कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो सिलेबस में भी नहीं है वैसा कैलकुलेशन कि अबोव द रिंग है। अबोव द रिंग मतलब परपेंडिकुलर। अभी तो एक्सिस तो परपेंडिकुलर ही है ना। सर मतलब ओ से एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर, वो कैसे निकलेगा? बहुत टिपिकल काम है, फील्ड तो रहेगी बट मेजर नहीं कर पाओगे आप सिंपल तरीके से, वही टेस्ट चार्ज रखना। जैसे ये रिंग है तो एक्सिस पे तो आप सिमेट्रिक होने के कारण मेजर कर पा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो है ना? हाँ सर। अब यहाँ कहीं पे अगर तुमको मेजर करना, जैसे ये यहाँ कहीं पे ले ले, जैसे यहाँ कहीं पे ले लिए है ना, यहाँ कहीं पे मेजर करना है, तो होगी क्या? नहीं होगी। इधर पे फील्ड होगी, रिंग के कारण यहाँ पे फील्ड बनेगी, लेकिन आप मेजर नहीं कर पाओगे। आप मेजरमेंट वहां पे कर पाओगे जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो, समझ गए? ऐसा नहीं है कि रिंग के कारण इधर फील्ड नहीं होगी, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, होगी फील्ड, समझ गए कि नहीं? सर फिर वो मेजर नहीं होती कभी? नहीं, मेजर करने के लिए आपको दूसरे तरीके पे जाना पड़ेगा, मैथमेटिकल तरीके से तो नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कैसी इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे फील्ड मेजर करने के लिए? ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए कुणाल? हाँ सर। हाँ, आपको दूसरे तरीके पे सोचना पड़ेगा कि यार कोई और दूसरा तरीका हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको बेसिक एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, फिर उससे कैलकुलेट करो। आप इस तरह का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं बना पाओगे, वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे उस फार्मूले पे। जैसे यहाँ पे अगर आप फील्ड देख रहे हैं तो है फील्ड यहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि भाई यहाँ पे फील्ड नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आएगी यहाँ पे, लेकिन उसका मेजरमेंट या फार्मूला इस तरह का नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? इसलिए तो अपन ने लिख दिए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, हमने फिक्स कर दिया है। तो इसमें भी कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन है वो ऐसे आड़े तिरछे नहीं होंगे कि कहीं पर के लिए पूछ लेंगे कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओ। हाँ, बस ये हो सकता क्वेश्चन कि रिंग के जैसे यहाँ पे फील्ड होगी कि नहीं होगी, होगी फील्ड यहाँ पे, या ये हो सकता है कि रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेंगी, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेंगी, तो यहाँ पर सेंटर से एक्सिस पे सीधी जाएगी, फिर यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर पे फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकलने वाली होंगी, ऐसी कुछ ऐसी ऐसी, ये इधर, और इस साइड पे भी ऐसी वाली आएंगी, और यहाँ से भी कुछ ऐसी वाली निकलने वाली बनेगी। तो आप इसकी फील्ड लाइन को, हाँ बोलो। सर अगर कोई चार्ज रिंग के सेंटर में रख रहे
हाँ तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिंग के बाहर निकल रही, तो कोई अंदर चार्ज नहीं रहेगा क्या उस वक्त? मैं समझा नहीं, यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज रख रहा है अलग से? नहीं सर, अगर सेंटर पे कोई चार्ज रख रहे हैं अपन को, उस वहाँ पे फील्ड लाइन चाहिए, तो हाँ अपन ने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड निकालता है अपनी फील्ड लाइंस, हाँ। तो फिर बीच में कुछ नहीं रहेगा क्या? अच्छा, यहाँ पे सेंटर पे फील्ड कितनी आएगी? हाँ सर। तो इस रिंग के कारण जरा सोचो, सेंटर पे फील्ड कितनी बननी चाहिए इस रिंग के कारण? फार्मूले के हिसाब से भी देख लो, सेंटर का मतलब एक्स की वैल्यू क्या कर दोगे आप? सेंटर का मतलब एक्स की वैल्यू क्या कर दोगे? 0। हाँ, एट नाउ एट x equals to 0, at x equals to 0 मतलब at center of ring, what is the field? 0 0 आएगी कि नहीं? 0 आएगी ना? तो रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 है, क्यों है बता सकते हो क्या? रिंग के सर सेंटर पे एक्स का फील्ड 0। फैक्टर 0 बन गया पूरा। हाँ, क्योंकि सभी वेक्टर एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर का पोर्शन इधर, यहाँ नीचे का ऊपर, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, सब क्या कर देंगे, सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी? और सर नेगेटिव में भी वो अंदर आ रही पूरी रिंग, इसके लिए 0 भी मिलेंगे। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तब भी सेंटर पे 0 है, पॉजिटिव चार्ज है तब भी सेंटर पे 0 है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे भी सेंटर पे फील्ड 0 है, पॉजिटिव चार्ज पे भी 0 है। अगर ये नेगेटिव चार्ज रिंग है तो एक फर्क ये आएगा कि यहाँ पर की फील्ड इधर रहेगी और इस साइड की जो फील्ड है वो इस साइड पे रहेगी। मतलब अगर रिंग नेगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इधर का आएगा और यहाँ पर का जो डायरेक्शन इधर है बाहर की तरफ, ये इधर पे हो जाएगा, लेफ्ट, सॉरी इस साइड पे अपोजिट हो जाएंगे बस, और कोई फर्क नहीं है। फार्मूले पे कोई फर्क। हाँ बोलो। अगर ओ पे नेगेटिव चार्ज रख दिए तो? क्या बेटा? ओ पे अगर नेगेटिव चार्ज रख दिए तो? और एक और एक्स्ट्रा। हाँ सर। हाँ, तो वो भी अपनी फील्ड क्रिएट करेगा ना फिर। अगर एक एक्स्ट्रा तुमने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो वो अपनी फील्ड क्रिएट करेगा। वो थोड़ा अगर अलग कैलकुलेशन पे हम जाएंगे, अभी पहले इतना समझ लो पहले अभी। हाँ, मतलब अभी सिर्फ इसको प्योरली इसको देखो, फिर चार्ज रख रुक के भी देखेंगे अपन लोग। ठीक है, प्योरली अभी इसकी कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक्स्ट्रा हम और डालेंगे। भाई एक चार्ज हमने अगर यहाँ रख दिया तो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, या यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चार्ज रख दिया सेंटर पे तो फील्ड कितनी बनेगी। समझ गए? हेलो? हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का पहले। इस पे कोई डाउट है क्या? इस पे कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अब एक और बात यहाँ पे, ये तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, रिंग के सेंटर पे भी हमने कैलकुलेशन कर लिया। पेज नंबर, माइक म्यूट करो, किसका माइक चल रहा है? तो आपके पास में P पॉइंट पे फार्मूला क्या आ गया है? KQ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, है ना? यहाँ पे दो केस और देख रहे हैं, पर ये नोट का फर्स्ट पॉइंट है। नोट का सेकंड पॉइंट, इफ x इज मच ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है तो फिर फार्मूला किस में रिड्यूस हो जाएगा? जैसे मान लो x है तुम्हारे पास में 100 मीटर और r की वैल्यू जैसे 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा, तो 100 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर की वैल्यू लगभग कितनी रहेगी? 100 स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू नियरली कितनी बचेगी फिर यहाँ पे? दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा बेटा? फील्ड का ई पॉइंट पे इट इज के क्यू इनटू एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा? एक्स क्यूब, मतलब फार्मूला इज रिड्यूसेस इनटू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बचेगा कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? तो अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी है तो फार्मूला किस में रिड्यूस हो गया? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर में रिड्यूस हो गया। ये फार्मूला किसको शो कर रहा है?
किसकी फील्ड बनती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसकी फील्ड होती है? पॉइंट चार्ज की। अरे पॉइंट चार्ज जैसी बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। मतलब अगर इस रिंग है, इस रिंग की रेडियस मान ले 10 सेंटीमीटर है, अगर इस रिंग को तू 100 मीटर दूर से देखेगा तो देखेगी रिंग देखेगा कि पॉइंट देखेगा? ये पॉइंट। पॉइंट देखेगा, बराबर है। तो ये जो फार्मूला आ गया ये पॉइंट चार्ज के जैसा आ गया फार्मूला। दिस फार्मूला इज लुकिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये कब होगा? अगर x यहां से जो x डिस्टेंस है बहुत दूर है, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर है, रेडियस आपको बहुत छोटी दिख रही है x के कंपैरिजन में, या आप इस रिंग को यहां से 100 मीटर दूर पे देखोगे तो आपको कैसी दिखेगी? पॉइंट जैसी दिखेगी, है ना। एरोप्लेन को पास से देखे हो कि नहीं देखे हो कभी? यस सर। देखे हो पास से? और आसमान में उड़ती कितना बड़ा साइज दिखता है उसका, चिड़िया के जैसा दिखता है उसका साइज। तो वैसी कहानी हो गई। तो जब रिंग के आप पास में मेजरमेंट ले रहे हो, एक्स और आर वाले कंपेरेबल डिस्टेंस हैं, तो ये फार्मूला रहेगा, इसको याद रखना। ये तो स्पेशल केस हो गया। एक और स्पेशल केस, अगर मान लो मैं कैलकुलेशन बिल्कुल पास में करता हूं, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एक्स, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली किसके बराबर बचेगा? आर स्क्वायर के बराबर बचेगा। एंड दिस फार्मूला इज रिड्यूसेस इनटू के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना बचेगा बेटा? आर स्क्वायर पावर 3/2 एंड इट इज आफ्टर सॉल्विंग के क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये फार्मूला फिर इस पे रिड्यूस रहेगा। तो अगर आप बहुत पास में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मतलब यहां कहीं पे आप फील्ड का कैलकुलेशन देख रहे हो यहां पे, तो ये फील्ड इट इज लुकिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल एक्स है। अगर आर से एक्स की वैल्यू बहुत छोटी तो फील्ड लगभग लगभग प्रोपोर्शनल आ रही है एक्स की, क्योंकि बाकी टर्म तो आपके कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, समझ गए इतना? हेलो, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? सर वो नोट वाला 3 वाला फिर से बताना। अगर रेडियस बहुत बड़ी, मतलब आप कैलकुलेशन कहाँ पे कर रहे थे? देखिए रिंग है और ये एक्सिस हो गया रिंग का, है ना। आप कैलकुलेशन कहाँ पे देख रहे हो? बिल्कुल यहाँ कहीं पे देख रहे हो, बस रिंग के सेंटर से थोड़ा सा बाहर। समझ गए? रिंग के सेंटर से थोड़ा सा बाहर आप देख रहे हो, समझ गए? ये यहाँ कहीं पे देख रहे हो आप, बिल्कुल रिंग के सेंटर से थोड़ा बाहर, इधर कहीं नहीं, इधर कहीं नहीं देख रहे आप, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा बाहर। समझ गए? यस सर। हाँ, जैसे मान लो रेडियस 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप x की वैल्यू 1 मिलीमीटर ले लो, आपका केस हो गया ये। जैसे मान लो यहाँ पे r इज 10 सेंटीमीटर, लेकिन x की वैल्यू आपने 1 मिलीमीटर ले ली है, तो ये वाला केस हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 100 मीटर है और r 10 सेंटीमीटर है, तो ये केस बन गया। समझ गए? हेलो, यस सर। अच्छा एक और बात, रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने पे फील्ड कितनी होगी? थोड़ा सोचो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप चले गए तो फील्ड कितनी आएगी? एक और पॉइंट आएगा नोट का, 4 पॉइंट, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे जाके लगभग लगभग कितनी हो जाएगी? 0। समझ गए क्यों? बताओ जरा इसका रीजन। इंफिनिटी पे भी फील्ड कितनी हो जाएगी? अरे यहाँ पे x की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देना बेटा, ये वाले पॉइंट पे x की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो क्या बचेगा? बताओ यहाँ पे अगर x की वैल्यू में यहाँ पे इंफिनिटी रख दूं तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा? हेलो, यस सर। अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रख दिए तो भी 0 आ जाएगा। मतलब रिंग के सेंटर पे भी फील्ड 0 है, इंफिनिटी पे भी 0 है। रिंग के सेंटर पे भी फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है। समझ गए? यहां पर भी 0, रिंग के सेंटर पे भी फील्ड 0 है, यहाँ पे रिंग के सेंटर पे भी फील्ड 0 है और यहाँ से इंफिनिटी पे भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? जबकि जब हम यहाँ से इधर पे जा रहे हैं तो फील्ड 0 से कुछ वैल्यू आ रही है और फिर 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर से यहां से जैसे ही आप इधर एक्सिस पे बढ़ोगे आगे, पहले फील्ड बढ़ेगी और फिर कम होके 0 होगी इंफिनिटी पे जाके।
ऐसे यहां से जब आप सेंटर से इधर निकलोगे, पहले फील्ड बढ़ेगी और फिर मैक्सिमम होगी और फिर डिक्रीज होके इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी। समझ गए? हेलो, यस सर। क्लियर हो गया इतना कि नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ग्राफ बता रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। ये कौन सा, एक मिनट, कौन से नंबर का पेज था ये? फिर से लेना, कौन से नंबर का ये? थर्ड या फोर्थ? थर्ड। थर्ड। हाँ, थर्ड वाला अभी लेना है दोबारा। हो गया? सर मैक्सिमम फील्ड पे डिस्टेंस निकल सकता ना फिर? हाँ निकलेगा ना बेटा, अभी बता रहा हूँ ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? डन। अब मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे आएगी वो डिस्टेंस हमको निकालना, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। Now this is page number 4 and this point is P here, और यहाँ पे जो फील्ड है इट इज k q into x r square plus x square पावर 3/2। ठीक है, ये किसी पॉइंट P पर फील्ड है, और ये कितनी है ये फार्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, ये फार्मूला है इसका, समझ गए? और ये डिस्टेंस x के बराबर है यहाँ पे। तो अब हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे सेंटर पे भी फील्ड जीरो है, इधर इंफिनिटी पे भी जाने पे फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। और सेंटर पे भी फील्ड कितनी है? यहाँ पे सेंटर पे भी फील्ड कितनी है? जीरो है। तो यहाँ भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? और इधर पे तो कुछ वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू है, ये सर्टेन पॉजिटिव वैल्यू। तो जीरो से फिर जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहले बढ़ेगी और फिर डिक्रीज होगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ से जब आप इधर पे जा रहे हो तो फील्ड पहले बढ़ेगी, बिकम्स मैक्सिमम, एंड देन फील्ड क्या होना चालू हो जाएगी? डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, एंड देन जीरो होगी। समझ गए? तो सिचुएशन कैसी हो रही है? जीरो से पहले फील्ड बढ़ी, फिर बिकम मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद फिर डिक्रीज होना चालू हुई, एंड देन बिकम्स जीरो। तो जैसा इधर पे केस हो रहा है बिल्कुल वैसे इस साइड पे भी केस होगा। यहां से जीरो से पहले फील्ड बढ़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, बिकम्स मैक्सिमम, एंड देन अगेन डिक्रीज होगी और फिर जीरो हो जाएगी। समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं? इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए? हेलो, यहां पर से जीरो है, जीरो से पहले बढ़ेगी, फिर बिकम्स मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होगी और फिर जीरो हो जाएगी इधर इंफिनिटी पे जाके। ठीक है? डिक्रीज कैसे हो रही है? क्या बेटा? वो मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज कैसे हो रही है? नहीं समझा। यहां से पहले बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर जीरो होगी ना। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ सर। सेंटर पे फील्ड कितनी है? जीरो। जीरो है। चल मैं ऐसा लिख देता हूँ, सेंटर पे तुमने जीरो लिखा और यहाँ पे तुमने इंफिनिटी पे भी जीरो लिखा। अब नंबर डालते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले मान लो मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, एक्सेट्रा, ऐसे बढ़ते गए। क्या बढ़ाते ही जाओगे कि फिर कम भी करना पड़ेगा? फिर 4 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया। समझ गए? हाँ सर ठीक है। अभी समझ गया कि नहीं? क्यों हमने ऐसा लिया? हाँ बोलो। तो वहां पे फील्ड इंटेंसिटी कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी शुरुआत में देख, शुरुआत में कौन सी वैल्यू बढ़ रही है? शुरुआत में एक्स की। शुरुआत में x नहीं, देख x तो बढ़ ही रहा है, लेकिन k q अपॉन r स्क्वायर वाला फैक्टर तो ये फिक्स फैक्टर है, ये x वेरिएबल है।
शुरुआत में ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो डोमिनेटिंग टर्म है वो न्यूमरेटर वाला डोमिनेटिंग टर्म है, स्मॉल एक्स वाला, और जब x की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर है ये ज्यादा डोमिनेटिंग करने लगेगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इसलिए फिर फील्ड डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। समझ गए? हाँ सर। तो रीजन ये x है, x जो आया ना इसने ये काम ऐसा किया कि शुरुआत में ये x न्यूमरेटर में पावर 1 में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर में, तो जब x की वैल्यू बहुत स्मॉल रहेगी या कम रहेगी तब तक तो ठीक है, ये डोमिनेटिंग ये वाला रहेगा न्यूमरेटर वाला, लेकिन जब x की वैल्यू बढ़ने लगेगी तो डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, और इवन क्यूब वाला टर्म आ जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ज्यादा बड़ा होता जाएगा, इसलिए आगे चल के फिर फील्ड डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। समझ गए? हेलो? यस सर। तो अब इसमें मैक्सिमम फील्ड कहां पे मिलेगी ये पॉइंट कैलकुलेट करना है। जैसे ये मैंने वैल्यू लिख दिया कि भाई 4 है, तो ये कहां पे मैक्सिमम होगी, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड आ रही है, तो ये कैसे निकालेंगे हम कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम फील्ड आ रही है, और इसके लिए आपके पास ये जो फंक्शन है और मैक्सिमा एंड मिनिमा DEP अपॉन DX इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे, मतलब इसको पूरा डिफरेंशिएट कर दो आप, मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा, बस मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा यहाँ पे, और इसको जब तुम 0 के बराबर इक्वेट करोगे देन यू विल गेट टू आंसर हियर प्लस माइनस r/√2। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आ गया, ये तुम लोग जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बाएं हाथ का काम है, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं इसको डिफरेंशिएट करना आप लोगों के, लेकिन अगर अभी हम करने जाएंगे तो हमारा लेक्चर इसी पे खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आती सॉल्व करने पे, प्लस माइनस r/√2 आती है। ठीक है, हेलो, अरे समझ गए? x की दो वैल्यू आई यहाँ पे, मतलब फील्ड मैक्सिमम कहां पे मिल रही, इसका मतलब ये हुआ therefore E is maximum at x equals to plus minus r/√2। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी क्या यहाँ पे दो वैल्यू क्यों आई और ये दो वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या, एक बार प्लस r/√2 और एक बार माइनस r/√2, x की वैल्यू क्या सिग्निफिकेंस, 0 से क्वेश्चन में लेफ्ट और -0 से हाँ, एक बार यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम और एक बार इस साइड पे फील्ड मैक्सिमम, दोनों तरफ। यहाँ पे 0 है, इधर पे जाने पे भी पहले बढ़ेगी फिर डिक्रीज होगी, इधर पे जाने पे भी पहले इस साइड पे बढ़ रही फिर डिक्रीज हो रही है, फिर 0 जा रही है, इसलिए दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या सर? हाँ, एक बार फिर से बताना नीचे वाला। देख जब भी हमें ये निकालना है भाई मैक्सिमम कहाँ पे है, जैसे मैंने ये टर्म लिखा कि यहाँ से इधर जाने पे फील्ड क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी, तो वो कहां पे फील्ड मैक्सिमम होगी उसको निकालना है। तो जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमम निकालना होता है तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। बेसिक मैथ्स में पढ़े थे शुरुआत में, याद है? नहीं है? और अगर याद नहीं भी है कोई बात नहीं, अभी मैथ्स में अब तुम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हो कुछ दिनों बाद में, तो ये क्लियरिटी में आ ही जाएगा। तो अभी अगर नहीं भी याद है मैंने जो पढ़ाया था कोई बात नहीं, बट अभी इस तरह से ध्यान रखो इसको कि जब भी मैक्सिमा या मिनिमम फील्ड या वैल्यू निकालना होता है तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और ये इसको 0 के बराबर इक्वेट किया, और जब आपने सॉल्व किया इसको तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, मतलब फील्ड कहां पे मैक्सिमम मिलेगी, इस साइड पे x की वैल्यू r/√2 पे, और इस साइड पे भी कहां पे मिलेगी x की वैल्यू माइनस r/√2 पे। ठीक है अरसल? यस सर, समझ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया? यस सर। अब मैक्सिमम फील्ड अगर आपको निकालना है भाई मैक्सिमम फील्ड कितनी है तो वो भी निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे मिल रही है हमको, मैक्सिमम फील्ड किस पॉइंट पे मिलती है ये पता चल गया हमें, कहां पे मैक्सिमम फील्ड मिल रही है, किस पॉइंट पे मिल रही है मैक्सिमम फील्ड, हाँ, r/√2। therefore E maximum is at
x इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाई रूट टू पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम? तो फार्मूला हो जाएगा के क्यू, x की जगह पे आप r बाई रूट टू पुट कर दो, होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस r बाई रूट टू का होल स्क्वायर और पूरे का पावर 3/2। सो नाउ इट इज के क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय रूट टू, और ये टर्म बचेगा तुम्हारे पास 3/2 इंटू आर स्क्वायर पावर 3/2। इट बिकम्स के क्यूब इंटू आर बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाय 3/2 पावर 3/2 इंटू आर क्यूब। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बेटा इसको, ये हो जाएगा 3√3 और ये 2 डिवाइडेड बाय 3√3 के क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आ गया ये मत बोलना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग करके देख लेना, है ना। 2/3√3 इंटू के क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट एक बार वेरीफाई कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना सॉल्व करने पे। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड, एंड सम टाइम वहां पे के की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू को पुट करने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो। अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं फटाफट, 2 मिनट का काम है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? ओके, अब फील्ड का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं कि भाई फील्ड का ग्राफ कैसा आएगा रिंग के लिए। दिस इज पेज नंबर 6। फील्ड का ग्राफ हम लोग देखेंगे। x इक्वल्स टू r बाई रूट टू, इधर पे भी x इक्वल्स टू माइनस r बाई रूट टू। यहां पे फील्ड कैसी होती बेटा? मैक्सिमम। यहां पे भी इस साइड पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई थी? 2 डिवाइडेड बाय 3√3 के क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और बाकी किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड चाहिए, जैसे यहाँ पे P पॉइंट पे, इट इज के क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। नाउ लुक एट हियर, जो ग्राफ बनेगा, इधर पे एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, इधर पे फील्ड ले लिया, ये है ओरिजिन। तो फील्ड देखो कैसी आ रही है, दोनों तरफ में फील्ड पहले फील्ड बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगी? फिर फील्ड ऐसा डिक्रीज होके इंफिनिटी पे जाके जीरो होगी। इस साइड पे भी ऐसी बढ़ेगी और फिर इंफिनिटी पे जाके जीरो होगी। समझ गए? और यहाँ पे ये फील्ड की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम है यहाँ पे फील्ड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी। ऐसे यहाँ पे ये मैक्सिमम इधर आएगी। ये x इक्वल्स टू माइनस आर बाई रूट टू पे, और ये x इक्वल्स टू प्लस आर बाई रूट टू। इस साइड पे मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया और इस साइड पे मैंने नेगेटिव डायरेक्शन लिया। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि रिंग के इस साइड पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस साइड पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन इधर का पॉजिटिव लिए हमने और इधर का डायरेक्शन क्या लिए? फील्ड का नेगेटिव लिए। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, इसलिए फील्ड मैंने इधर पे नीचे ऐसे बनाया और सिमेट्रिक रहेगी। तो रिमेंबर दिस ग्राफ, आप ग्राफ के पछड़े पे नहीं पढ़ना कि सर इसका ग्राफ ऐसे कैसे आ गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो मोबाइल पे बहुत सारे ग्राफ प्लॉटिंग ऐप हैं, उस पे वैल्यू पुट करके आप ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो, बट ठीक है, आप ग्राफ के इस पे नहीं पढ़ना कि कैसे बना है। और मैथ्स में आप लोग सीखोगे वैसे ग्राफ प्लॉटिंग की, ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जो नीट वाले भी बच्चे हैं, तो नीट वाले बच्चों को आप याद रखो कि इसका ग्राफ ऐसा होता है। मैथ्स वाले बच्चे तो सीखेंगे कि भाई ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, कर्व की ग्राफ प्लॉटिंग कैसे, तो वो सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम है, शुरुआत में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा था,
फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर हाइपरबोलिक हो गया। तो एक रफ आइडिया है इसका ऐसा। तो बट ग्राफ इज लुकिंग लाइक दैट, तो इसको याद रखोगे ग्राफ को आप इसका, ठीक है। रिंग के दोनों तरफ जो फील्ड का ग्राफ आएगा डिस्टेंस के साथ में, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। हेलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो।